जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन प्रारंभ हो गया है। बापू की कांग्रेस यानी मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस। गांधी जी को कांग्रेस विरासत में मिली थी, गांधी जी ने उसका पूरा कायाकल्प कर दिया। जवाहरलाल जी उसके अध्यक्ष बने, बहुत सारे नेता अध्यक्ष बने, आज इंदिरा जी भी अध्यक्ष बनी और आज सोनिया गांधी उसके अध्यक्ष हैं। किस माहौल में यह अधिवेशन हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता बिहार की हार को लेकर के चिंतित है। अभी हाल में बिहार में कांग्रेस 4 सीटों पर जीती है। सारे देश में भ्रष्टाचार चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस को इस बात की शाबाशी देनी होगी कि कांग्रेस ने कम से कम एक्शन किया, अपने एक मुख्यमंत्री को हटाया, एक केंद्रीय मंत्री को हटाया जो उसकी सहयोगी पार्टी का मंत्री है। अगर वो सहयोगी पार्टी आज हाथ खींच ले तो कांग्रेस की सरकार खतरे में आ सकती है, लेकिन कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई। आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये समय क्यों महत्वपूर्ण है। ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी से जब हम और आप बात कर रहे हैं, अगले 2 साल के बीच में हिंदुस्तान के बहुत से महत्वपूर्ण राज्यों में, जिसमें बंगाल शामिल है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, आसाम शामिल है और गुजरात शामिल है, यहां पर चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। कांग्रेस की सरकार इन प्रदेशों में नहीं है। कांग्रेस वहां सरकार बनाने के लिए लड़ेगी। क्या यह अधिवेशन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह पैदा कर पाएगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, असम में कांग्रेस की सरकार है लेकिन तमिलनाडु और गुजरात में नहीं है, जहां पर उसकी सरकार नहीं है, क्या वहां पर सरकार बनाने के लिए जी जान से, किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ क्या कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा हो पाएगा, लग पाएगा? पहला झटका तो बिहार ने दे दिया। अब बिहार चुनाव की समीक्षा क्या कांग्रेस पार्टी ने की? नहीं की। क्या बिहार चुनाव में क्या क्या गलतियां हुई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इतना प्रचार किया, उसका क्या असर हुआ? इतना ही नहीं, प्रचार से पहले राहुल गांधी लगातार बिहार में गए, उस प्रचार को वोट में कन्वर्ट क्यों पार्टी नहीं कर पाई? क्या इसके ऊपर पार्टी ने विचार किया? नहीं किया। ऐसा लगता था कि लोकसभा में 206 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पूरे उत्तर भारत में दोबारा पैदा हो जाएगी या अपने को दोबारा रिलेवेंट साबित करेगी। नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी को बिहार चुनाव से क्या सीख लेनी चाहिए? उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब होती जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक सदमे जैसा है। कांग्रेस के पास उत्तर में केवल 2 राज्य हैं, पहला हरियाणा और दूसरा राजस्थान, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। इन राज्यों में नए नए प्रयोग करने की जरूरत है। इन दोनों राज्यों के कामों को एक मॉडल की तरह पेश किया जाए तो इसका फायदा कांग्रेस को दूसरे राज्यों में मिल सकता है, लेकिन पार्टी के तरफ इस तरह की कोशिश नहीं हो रही है। अशोक गहलोत की छवि एक ईमानदार और कर्मठ नेता की है, लेकिन समस्या ये है कि राजस्थान में हर तीसरे महीने अफवाह फैलती है कि डॉक्टर सीपी जोशी को राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनाकर भेज सकते हैं। सीपी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बगावत का डंडा लेकर कभी कोई कांग्रेस में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, इसलिए वे गहलोत के इक्का दुक्का विरोधी विधायकों से दूरी बनाकर रखते हैं ताकि ऐसी किसी भी मुहिम में उनका नाम न आए। ये बात दूसरी है कि राजस्थान में फिलहाल गहलोत को कोई खतरा नहीं है। दोनों ही नेता आपसी रिश्तों व संबंधों के प्रति पब्लिक लाइफ में पूरी सावधानी बरतते हैं और कोई भी एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहता। जानकार लोगों का मानना है कि गहलोत और सीपी के संबंध 21वीं सदी की सबसे बड़ी पहेली है और इसीलिए दोनों कैंपों के कई बड़े नेताओं ने इसकी व्याख्या करना बंद कर दिया है। सारी कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि गहलोत जयपुर में और सीपी दिल्ली में निश्चिंत राज करते हैं।
अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सोनिया गांधी को नजर भी रखनी चाहिए और उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वे कौन से काम करें जिससे कांग्रेस को गुजरात, आसाम, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में फायदा मिले। ठीक वैसा ही जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार को पूरे देश में मॉडल बनाकर पेश किया। बिहार के चुनाव में मोदी नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को गुजरात की तरह विकसित करने का भरोसा दिया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। वहीं कांग्रेस के पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसे वो जनता के सामने रख सके। कांग्रेस अगर अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसी तरह से पेश करती है तो कुछ फायदा मिल सकता था। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस की चिंताएं कम नहीं होने वाली। बंगाल, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस यहाँ गठबंधन बनाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। बंगाल में राहुल गांधी बयान दे चुके हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, तभी वो ममता बनर्जी का साथ देंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस मुलायम सिंह के साथ जाएगी या अकेले, या फिर मायावती के साथ समझौता करेगी कि वो राज्य संभाले, केंद्र में कांग्रेस के सांसद जाएं। कार्यकर्ता अंधेरे में हैं। प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हुई, लेकिन घोषणा से पहले माहौल बन गया कि अध्यक्ष बदले जाएंगे, पर ज्यादातर अध्यक्ष बदले नहीं गए। जिन अध्यक्षों के रहते कांग्रेस की ये हालत है, अब उन्हें ही पुनः बना दिया गया है। संगठन को खड़ा करने की किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई योजना नहीं है। आंध्र प्रदेश संकट का संकेत दे रहा है कि कांग्रेस वहां कमजोर हो रही है। मध्य प्रदेश में संगठन लुंज-पुंज हो गया है। सांसदों का इस्तेमाल संगठन बनाने में नहीं हो रहा है। जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए जी जान लगा दी, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। बिहार में ऐसा हो चुका है और उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का मानना है कि 19 सांसदों को सारे विधानसभा क्षेत्र बांट देने चाहिए और उन्हें संसद के सत्र के अलावा क्षेत्र में ही रहने का निर्देश देना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि बिहार में कांग्रेस ने 243 में 20 से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया था और अब वो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य बना रही है। सरकार की बुद्धिमानी की वजह से भ्रष्टाचार देश के सामने मुद्दा बनकर उभर गया है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। पार्टी नेता एक के बाद एक अपने बयानों से मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है। राहुल गांधी का युवा सांसद अर्थ खो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुसलमान कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। मुसलमान में एक तबका ऐसा है जो बाबरी मस्जिद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानता है। कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो ये मानते हैं कि मुसलमानों की गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जब यूपीए की सरकार आई थी तो सरकार ने मुसलमानों के लिए कई कमेटियों का ऐलान किया था। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट आ गई, लेकिन इन रिपोर्टों के सुझावों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इन कमेटियों को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, लेकिन जब रिपोर्ट आ गई तो संसद में दूसरे राजनीतिक दल मुसलमानों के अधिकार के लिए लड़ते नजर आए। अब मुसलमानों की सोच बदल रही है। नई पीढ़ी को भावनात्मक मुद्दे पसंद नहीं है। मुसलमानों की नई पीढ़ी को अब रोजगार चाहिए, विकास चाहिए और वो भी अब राष्ट्रीय मुद्दे को सामने रखकर चुनाव में वोट देना पसंद करते हैं। केंद्र सरकार रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट और सच्चर कमेटी के सुझावों को लागू करे तो मुसलमानों के विश्वास को जीता जा सकता है। इसकी शुरुआत राजस्थान और हरियाणा से हो सकती है। दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं है। अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमी को पूरा कर सकते हैं। क्या हो इस महाधिवेशन का एजेंडा? कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है, लेकिन क्या कांग्रेस के इस एजेंडे में कार्यकर्ता कहीं शामिल हैं? क्या कार्यकर्ता की बात इन 3 दिनों में सुनी जाएगी? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली है क्या। थोड़ा सा इंतजार, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। क्यों हम कांग्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो गया है? नहीं, कांग्रेस के ऊपर हम बात इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस इस मुल्क को चलाने वाली सरकार का अहम हिस्सा है। यूपीए का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री कांग्रेस का है, महत्वपूर्ण विभाग कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस के पास इनिशिएटिव की ताकत है। बिहार और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी घूम रहे हैं, सोनिया गांधी घूम रही हैं,
संगठन मजबूत होता दिख रहा है, लेकिन इसका कोई असर स्थानीय चुनावों और विधानसभा के चुनावों में नहीं दिख रहा। बिहार इसका उदाहरण है। जानना यह चाहते हैं कि राहुल गांधी जब युवाओं को जोड़ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, युवा उनसे जुड़ भी रहे हैं, युवाओं का समर्थन भी उनको मिल रहा है, तो क्या वजह है कि बिहार में युवाओं को टिकट नहीं मिला? सोनिया गांधी गरीबों और अल्पसंख्यकों के विकास का वादा कर रही हैं। मुझे याद है 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था और उन्होंने ये कहा था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर वंचितों और अल्पसंख्यकों का सबसे पहले हक है। वो वादा कहां है? सरकार की योजनाओं में सोनिया गांधी का सपना क्यों नजर नहीं आता? और क्या वजह है कि पार्टी कुछ कहती है, समर्थक कुछ कहते हैं, नेता कुछ कहते हैं और सरकार कुछ अलग ही करती है? कांग्रेस में 3 तरह की कार्यशैलियां हैं। एक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की है। सोनिया गांधी इन दिनों अहमद पटेल, प्रणब मुखर्जी और AK एंटनी की सलाह पर फैसले लेती हैं। जनार्दन द्विवेदी के ऊपर मुख्यतः जनता में बोली जाने वाली भाषा के शब्द तैयार करने का काम है। मोतीलाल वोरा जी कोषाध्यक्ष हैं, पर उनकी राय को सोनिया गांधी महत्व देती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अहमद पटेल से वो फैसला लेने से पहले मशवरा अवश्य करती हैं। अहमद पटेल इस लिहाज से देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ नाराजगी भी है। आरोप मुस्लिम समाज लगा रहा है कि अहमद पटेल उसके सवालों को सोनिया गांधी के सामने मजबूती से नहीं उठाते। नाराज उनसे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी की अलग भाषा के लिए अहमद पटेल जिम्मेदार हैं। बिहार की हार का ठीकरा या गलत रणनीति बनाने का इल्जाम भी अहमद पटेल पर डाला जा रहा है। सबूत के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर महबूब अली कैसर की नियुक्ति और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मुकुल वास्तिक का नाम लिया जा रहा है। अहमद पटेल का स्वभाव विनम्र है और वो रात 2 बजे तक जागकर काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को सामने रखकर सोचते हैं। ये उनकी ताकत भी है और उनसे बहुत से लोगों की नाराजगी की वजह भी। कांग्रेस में दूसरी कार्यशैली पार्टी के महासचिव राहुल गांधी की है। राहुल गांधी का अपना अलग सचिवालय है। उनके सलाहकार हैं जो उनके रैलियों एवं लोगों से मिलने की योजनाएं बनाते हैं। वो बुद्धिमान और प्रतिभावान लोगों की देश में तलाश कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस के लोग टैलेंट हंट कहते हैं। पूरे देश में युवा कांग्रेस का उन्होंने पुनर्गठन किया, नए लोग लिए, लेकिन युवा कांग्रेस और छात्र कांग्रेस देश में पहले से ही ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं। राहुल गांधी के मुख्य सलाहकारों में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह हैं, जिनकी रणनीति को क्रियान्वित करने का जिम्मा परवेज हाशमी पर है। दोनों की जोड़ी ने पहले बिहार में काम किया, बाद में इन्हें असम दिया गया और फिर आंध्र। इसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के मिशन 2012 को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब इन्हें आसाम भी सौंप दिया गया, जहां अगले वर्ष के शुरू में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी के बयानों में राजनीतिक तेवर दिग्विजय सिंह की सलाह पर तीखा या खलका दिखाई देता है। परवेज हाशमी राहुल गांधी को मुस्लिम सवालों पर भी राय देते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का मुख्य काम कनिष्क सिंह संभालते हैं। राहुल गांधी की व्यस्तता के कारण लोग अपनी बात उनके सहायक कनिष्क सिंह से कहते हैं, जिसे कनिष्क पूरे ध्यान से सुनते हैं। वे सचमुच राहुल के स्वभाव और प्रमुख मुद्दों पर उनके विचार को अच्छी तरह समझते बूझते हैं। अलबत्ता कनिष्क सिंह भी पूरे तौर पर लो प्रोफाइल रहते हैं। ये बात दूसरी है कि राहुल की गैर मौजूदगी में लोग अपने ज्ञापन और शिकायतें आदि कनिष्क सिंह को सौंप कर ही गदगद हो जाते हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि कनिष्क सिंह राहुल के दफ्तर को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार के चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार में वो जहां गए युवाओं का समर्थन मिला। उन्होंने पार्टी में युवाओं को आगे लाने की मुहिम चलाई, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो युवाओं को टिकट नहीं मिला। अब राहुल गांधी को उन लोगों के बारे में पता करना चाहिए जो उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने देते हैं। सरकार की कार्यशैली इन दोनों से अलग है। सोनिया गांधी की भाषा देश में गरीबी के प्रति चिंता दिखाती है। राहुल गांधी की भाषा विकास के उस रास्ते की ओर नजर डालती है जिसमें गरीब और आदिवासी भी खड़े दिखाई देते हैं, पर सरकार के कदम इससे बिल्कुल अलग चलते हैं। कैसे माने कि सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राय के बिना चल रही है, या फिर सरकार ऐसे चल रही है जिस पर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री होते हुए भी कोई नियंत्रण नहीं है। कम से कम 2G स्पेक्ट्रम प्रकरण और दयानिधि मारन और ए राजा का व्यवहार तो यही बताता है।
प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी चर्चा है कि प्रधानमंत्री सोनिया के कई सुझावों को तवज्जो नहीं देते, इसलिए सोनिया गांधी को भी अब अपने सुझाव लिखकर देने पड़ रहे हैं। सरकार की कार्यशैली की वजह से देश में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, वे लक्षण हैं, लेकिन सोनिया गांधी को समझना चाहिए कि देश के 260 जिले इस समय भूख, बेकारी और गरीबी से कराह रहे हैं और सरकार के खिलाफ नक्सलवादियों का साथ दे रहे हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो ये संख्या 80 जिलों तक सीमित थी। न केवल इस स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना है, बल्कि बिगड़ी स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक और राजनीतिक पहल भी करनी आवश्यक है। सरकार की कार्यशैली ने भ्रष्टाचार को एक बार फिर केंद्रीय मुद्दा बना दिया है। सरकार की कार्यशैली की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता का उत्साह इन दिनों ठंडा पड़ा है। कांग्रेस की सरकार ने सूचना का अधिकार और 100 दिन के रोजगार की गारंटी जैसे अद्भुत काम किए, लेकिन इन कामों का कोई राजनीतिक फायदा उसे नहीं मिल पा रहा है। क्यों? इसका कारण सोनिया गांधी को तलाशना चाहिए। इन तीनों कार्यशैलियों से एक बात सामने आती है कि कार्यकर्ताओं, समर्थकों और युवाओं का फीडबैक सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक नहीं पहुंचता। स्थानीय स्तर पर पार्टी संगठन की हालत कैसी है, ये उन्हें पता नहीं चल पाता। जो युवा जी जान लगाकर और अपने कैरियर को दांव पर रखकर पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, उनके लिए पार्टी की क्या योजनाएं हैं, ये भी इन जी जान लगाने वाले कार्यकर्ताओं के सामने साफ नहीं है। दरअसल वन वे ट्रैफिक चल रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात कार्यकर्ताओं तक, युवाओं तक जा रही है, लेकिन उनकी तकलीफें, उनकी परेशानियां, वो क्या चाहते हैं, ये इन दोनों के पास नहीं पहुंच रहा है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस को अगर रिलेवेंट होना है, कांग्रेस को अगर प्रासंगिक होना है, राज्यों में सत्ता में आना है, तो सोनिया गांधी को कार्यकर्ताओं से मिलना होगा। अभी जिस तरह मिल रही है उस तरह नहीं, उस तरह से मिलना होगा जैसे इंदिरा जी कार्यकर्ताओं से मिलती थी। वो जब दिल्ली में होती थी रोज 1 घंटा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए निकालती थी। चाहे आसमान इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कार्यकर्ताओं से मिलती थी और वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही चीज सोनिया गांधी जी को समझ में आनी चाहिए। इंदिरा जी सांसदों से लगातार मिलती थी। सोनिया जी के पास कांग्रेस सांसद भी सामूहिक रूप से नहीं मिल पाते, अपनी बात नहीं कह पाते। एक चीज जो बार बार खटक रही है, वो खटक रही है युवा। क्या युवाओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी? क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नौजवान शामिल होंगे? क्या गहलोत और हुड्डा जैसे लोगों को, खासकर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन दोनों को क्या कांग्रेस अपना पोस्टर बॉय बनाएगी? अगर कांग्रेस इन दोनों को अपना पोस्टर बॉय बनाती है, निश्चित मेरा मानना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ राजनीतिक लड़ाई नरेंद्र मोदी के मुकाबले वो शान के साथ, फक्र के साथ अशोक गहलोत को खड़ा कर सकती है। अगली लोकसभा के चुनाव में एनडीए के 2 संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पहले नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और दूसरे नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री हैं बिहार में, पर वो सशक्त दावेदार बन करके उभर रहे हैं एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए। दोनों के अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग गवर्नेंस की वजह से पॉपुलर हैं। लोकसभा की अगर लड़ाई कांग्रेस को उत्तर भारत में लड़नी है और अगर दिल्ली की सत्ता कांग्रेस को पानी है, तो ये लड़ाई उत्तर भारत में ही होगी। और इसलिए जरूरी है
कि कांग्रेस राजस्थान और हरियाणा को एक मॉडल के रूप में जनता के सामने पेश करे। मैं क्यों कह रहा हूं? आप क्या समझते हैं ये जो कांग्रेस को दूसरा कार्यकाल मिला, इसके पीछे कोई तकलीफ नहीं थी? कांग्रेस का पहला कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी के समय को याद कीजिए, शाइनिंग इंडिया। अटल जी धुआंधार भाषण दे रहे थे, आडवाणी जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, उनकी रणनीति चल रही थी। क्या हुआ? कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ गई। लोगों ने अटल जी को नकारा, लेकिन कांग्रेस को भी सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत नहीं दिया। क्या हुआ था? करुणानिधि एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। वीपी सिंह जी से सोनिया जी ने यह कहा कि वो किसी तरह इस सरकार को बनाने में मदद करें। वीपी सिंह जी ने करुणानिधि जी को बुलाया। करुणानिधि जी आए और उन्होंने वीपी सिंह जी से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वीपी सिंह जी ने कहा नहीं, मुझसे मत मिलो, पहले आप जाओ सोनिया जी से मिलो। करुणानिधि जी सीधे सोनिया जी के यहां गए। सोनिया जी के साथ बातचीत हुई और बिना कोई वायदा किए हुए वो वहां से सीधे 10 जनपद से एक तीन मूर्ति आ गए जहां वीपी सिंह जी रहते थे। करुणानिधि जी ने कहा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मेरे सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं अटल जी को वायदा कर चुका हूं कि मैं उनका समर्थन करूंगा। और करुणानिधि अकेले ऐसे आदमी थे जिनकी वजह से सरकार बनती या तो यूपीए की या एनडीए की, या अटल जी होते या उस समय सोनिया गांधी जी का नाम था, सोनिया गांधी के पक्ष में राष्ट्रपति फैसला लेते। वीपी सिंह ने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं मुझे अटल जी के पक्ष में फैसला करना चाहिए क्योंकि मैं उनसे वायदा कर चुका हूं। वीपी सिंह जी ने कहा, करुणानिधि जी, एक विनती आपसे करते हैं, आप यहां से जैसे ही तमिलनाडु भवन पहुंचेंगे उसके पहले मैं एक कागज के ऊपर लिख दूंगा कि मैं सोनिया गांधी का समर्थन करता हूं और उसके नीचे आपका दस्तखत कर दूंगा, करुणानिधि का दस्तखत कर दूंगा और मैं सोनिया जी को भेज दूंगा। करुणानिधि जी देखने लगे, क्या बोल रहे हैं ये? वीपी सिंह जी ने कहा कि आप उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट करा दीजिएगा कि मैंने फोर्जरी की है। करुणानिधि जी ने वीपी सिंह का हाथ पकड़ लिया। दो बड़े लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, वीपी सिंह की मंशा और करुणानिधि जी की आंख। करुणानिधि जी ने वहीं से खत लिखा और वीपी सिंह को वायदा किया कि हम सोनिया गांधी का समर्थन करेंगे। इस मुश्किल से कांग्रेस को सत्ता मिली जिसमें सोनिया गांधी ने सबसे बड़ा काम किया, सत्ता नहीं ली। हिंदुस्तान में सत्ता न लेने वाले बहुत कम उदाहरण हैं, सोनिया गांधी उनमें से एक बन गई हैं। पर उस सरकार ने अपने कामकाज से दूसरा भी 5 साल का वक्त जनता से ले लिया, जनता ने उसको दिया। अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो इस देश के गरीबों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की आशाओं को पूरा करे। हमारे देश में आरोप लग रहा है कि विदेशी एजेंडा, अमीरों का एजेंडा, पैसे वालों का एजेंडा, उसके प्रति कांग्रेस थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट है। ये चुनौती कांग्रेस के सामने है और कांग्रेस को इस चुनौती का जवाब, इस चुनौती का सामना वो कैसे करेगी, इसकी रणनीति इस महाअधिवेशन से उसे निकालनी होगी। अगर वो नहीं निकालेगी तो उसका कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होगा, और कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होगा तो जानते हैं क्या होगा? इन राज्यों में कांग्रेस की हालत वैसी ही होगी जैसी बिहार में हुई, और शायद कांग्रेस ये नहीं चाहेगी। यही सवाल सोनिया जी और राहुल गांधी से, यही सवाल मनमोहन सिंह जी से इस देश का कांग्रेस कार्यकर्ता पूछ रहा है। हम सिर्फ उसे शब्द दे रहे हैं। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।